मित्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ असरारुल हक मजाज लखनवी के संदर्भ में, जो कि उर्दू के बड़े प्रतिष्ठित, बड़े ख्यात प्राप्त शायर थे। उनके बारे में बातचीत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं रजा फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने प्यारे से शायर के बारे में बातचीत करने के लिए। साथियों, असरारुल हक मजाज यहीं हमारे पास के जनपद बाराबंकी में 1911 में उन्होंने जन्म लिया था। 1911 एक ऐसा सन है जो कि रचना धर्मियों के जन्म के लिए बड़ा मुफीद सा सन है, बड़ा उत्पादक सन है। हिंदी में मैं देखता हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की पैदाइश 1911 है, नागार्जुन की पैदाइश 1911 है। ऐसे तमाम बड़े नाम मैं हिंदी के जानता हूँ, कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा नाम जो कि बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार हैं और सब 1911 में जन्म लेते हैं। समय का अपना महत्व होता ही होगा, नेचर तय करती होगी, मनुष्य की तो इसमें भूमिका नहीं है। 1911 में मजाज साहब का जन्म होता है और मात्र 44 साल की उम्र जीकर 55 में उनका इंतकाल हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई रचनाधर्मी जब अपनी पूरी शिद्दत के साथ, जब अपनी पूरी प्राणमयता, पूरी प्राण शक्ति के साथ अपनी सर्जना में अपना सब कुछ झोंक देता है, तो फिर उसकी जिंदगी लंबी नहीं हो सकती। शेली, कीट्स, बायरन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दुष्यंत कुमार, मजाज साहब, ये सब ऐसे नाम हैं जिनकी ज़िंदगी 40-45 साल की कुल ज़िंदगी थी और उन्होंने इस छोटी सी ज़िंदगी में जो कर दिखाया। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ना कि लाइक ए लिली ट्री नॉट ए ट्री ऑफ ओक। ओक की तरह से 300 साल तक बेमतलब खड़े रहना ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है। लिली की फूल की तरह महकना और चले जाना, ये ज़िंदगी सुंदर है, ये ज़िंदगी अच्छी है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था। मजाज साहब को उर्दू का कीट्स कहा जाता है। ये एक जाफ़र अली खान साहब थे जो एक तहरीक से संबंधित थे। वो तहरीक का नाम था हल्का अरबाब ज़ौक़, जो कि तरक्की पसंद जो तहरीर थी, तरक्की पसंद जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ ये हल्का अरबाब ज़ौक़ था। उससे संबंधित जाफ़र अली खान ने उनको उर्दू का कीट्स कहा था। और पूरी पंक्ति ये है कि उर्दू शायरी ने एक कीट्स को पैदा किया था, लेकिन उसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा के ले गए। ये पूरा वाक्य है जो कि जाफ़र अली खान साहब ने लिखा था। एक प्रोफेसर आले अहमद सुरूर विचारक हैं उर्दू पोइट्री के लिए। उन्होंने उन्हें रुमानियत का शहीद कहा था। और फैज़ साहब को तो सारे के सारे लोग जानते ही हैं। फैज़ साहब ने उन्हें कहा था कि वो क्रांति के गायक हैं, क्रांति के ढिढोरची नहीं हैं। क्रांति के ढिढोरची तो बहुत हुए, लेकिन मजाज साहब क्रांति के गायक हैं। मजाज साहब की ज़िंदगी बड़ी उठापटक की ज़िंदगी रही और सीधी सादी ज़िंदगी में रचना धर्मिता अपना प्रभाव खो ही देती है, क्योंकि उठापटक वाली ज़िंदगी में जिस ऊर्जस्वता के लिए स्पेस बनता है, वो सीधी सादी ज़िंदगी में नहीं बन पाता। मजाज साहब की भी ज़िंदगी उठापटक की ज़िंदगी रही।
31 में वो अलीगढ़ आते हैं और वहीं पर जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लोग थे उनसे उनकी मुलाकात संभव होने लगती है। सबको याद होगा कि 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का गठन हुआ था, 36 में, 31 में वो अलीगढ़ आ गए थे, क्योंकि उस जो मानसिकता के लोग थे वो सब अलीगढ़ में उस समय रहा करते थे। अलीगढ़ वो वैचारिक केंद्र था, क्योंकि सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, इन सब लोगों ने बाद में प्रेमचंद को किसी तरह से मना करके प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का गठन करवाया था। प्रोग्रेसिव विचारधारा उर्दू में पहले की थी, राइटर एसोसिएशन के पहले की थी। सज्जाद जहीर वगैरह, मुल्क राज आनंद वगैरह तो 35 में गए फ्रांस, और वहाँ से जब लौटे, जब वहाँ चिंता व्यक्त की गई कि यहाँ पर तो कोई इकाई ही नहीं है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की, तब जाके यहाँ पर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के बनाने की कवायद की गई और बाकायदा मजाज साहब उसके मेंबर बने। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के वो मेंबर थे। अब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में न घुसते हुए मैं सीधे उनके शायरी और उनके काव्यत्व पर कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्हें मूलतः रोमांटिक कविता कीट्स जब कहा गया तो कीट्स तो खुद ही रोमांटिक रिवाइवल का पोएट था। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स और बायरन ये रोमांटिक रिवाइवल के पोएट हैं। तो उन्हें प्रेम का कवि, रोमांटिक कवि कहा गया, साथ में रिवोल्यूशनरी कवि भी कहा गया। मित्रों, मेरा मानना है कि रिवोल्यूशन कभी बिना प्रेम के नहीं हो सकता, और रिवोल्यूशन प्रेम का विस्तार ही है। जो व्यक्ति मनुष्यता से प्रेम नहीं करेगा, वो व्यक्ति मनुष्यता और उसके समाज के परिष्कार की बात क्या सोच पाएगा। मजाज साहब मेरे दृष्टिकोण से मूलतः प्रेम के कवि हैं। जो उनका रिवोल्यूशन है, जो उनका साम्राज्यवाद का, सामंतवाद का, पूंजीवाद का विरोध है, जो मजदूरों का, किसानों का जो समर्थन है, वो सब उनके प्रेम की वजह से है। वो प्रेम ही अपने व्यापक परिधि में विस्तार पा करके उस साम्राज्यवाद के विरोध पर उतरता है, मजदूरों के समर्थन में उतरता है। तो मूलतः वो प्रेम के कवि। मिर्ज़ा साहब ने लिखा था कि बताऊं क्या तुझे हमनसी, किससे मोहब्बत है, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो इस दुनिया की औरत है। ये मिर्ज़ा साहब का प्रेम था। मिर्ज़ा साहब इसको इबादत की तरफ लेते थे। लिखते हैं कि एक शेर उनका है कि ये महताब नहीं है कि आफताब नहीं, सभी हैं हुस्न मगर इश्क का जवाब नहीं। याद कीजिए दोस्तों, जायसी ने क्या कहा था कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित का छार एक मुठी। मनुष्य प्रेम से बैकुंठी है। यदि वो एक सुंदर जीव है, एक अच्छा जीव है, तो अपने प्रेम के कारण है। जाके ही प्रेम नहीं आवा, सो खाए को धरती पे आवा। सीधे कहते हैं कि यही शर्त है मनुष्य की धरती पर आने की। यदि उसका स्वभाव प्रेमिल नहीं है तो धरती पर वो बसने लायक नहीं है। तो मजाज के पूरी कविता के केंद्र में इंसानियत है। उन्होंने लिखा था कि हुरो गिल्म का यहाँ जिक्र नहीं, नवाए इंसान का परस्तार हूँ मैं। एक लपकता हुआ शोला और एक चलती हुई तलवार हूँ। उन्होंने कहा कि हमें उस लोक से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इहलोक का कवि हूँ, मैं मनुष्यता का कवि हूँ, और मनुष्यता में भी जो औरत की दुनिया है, जो संवेदनशीलता की दुनिया है। औरत की दुनिया का मतलब और क्या होता है? जो सेंसिटिविटी की दुनिया है, जो संवेदनशीलता की दुनिया है। मैं मूलतः उसका रचनाकार हूँ। मजाज साहब के जो चित्रण का रंग है, नागार्जुन ने एक बार कहा था कि देखना ही रचना है, कि आप देखते कैसे हो चीज़ों को।
मजाज साहब बिल्कुल पंत की तरह उनका चित्रण का नज़रिया था। जैसे सुमित्रानंद पंत हिंदी में है, वैसे ही उनके चित्रण का नज़रिया था। परत दर परत उनकी अनुभूतियाँ जैसे रखती हुई ईंटे पर ईंट रखती चली जाती थी और इमारत बन जाती थी। एक बहुत कम जानी जाने वाली एक उनकी नज़्म है, उसे गीत कहिए, नज़्म कहिए, एक नन्ही पुजारन। उन्होंने उसमें लिखा कि कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए, धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है, चाँद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी सादी भोली भाली। एक चीज कहने से उनका मन नहीं भरता। जैसे एक उन्होंने कहा कि अब नन्ही सी एक सीता कहिए, सीता कहकर पूरी पवित्रता का बोध उस नन्ही सी बालिका के सौंदर्य में उन्होंने डाला। मन नहीं माना इतने से कि केवल सौंदर्य पवित्र हो ये काफी नहीं है, उसका चमकीला होना काफी है। धूप चढ़े तारा चमका है, बिल्कुल असंभव सी बात इस सौंदर्य में है। पत्थर पर एक फूल खिला है, यह संभाव्यता है। चाँद का टुकड़ा फूल की डाली, चाहे ऊपर का सौंदर्य हो चाँद के टुकड़े का, और चाहे फूल की डाली चाहे धरती का सौंदर्य हो, दोनों मिल करके ये कमसिन और भोली भाली सौंदर्य का सृजन हुआ है। ये जो चीजें हैं, देखने का नजरिया, देखने का ढंग, किस शिद्दत से देख रहा है कवि, एक प्रतीक से, एक बिंब से, एक उपमा से मन नहीं मानता। उपमा दर उपमा, उपमा दर उपमा, ये बिल्कुल पंत किसी स्टाइल हमने देखा असरारुल हक मजाज साहब की कविताएं में। मजाज साहब ने प्रकृति को जिस तरह से निहारा है, नेचर को जिस तरह निहारा हो, वो जैसे सहर की रात और मैं ना सादो ना कारा फिरूं, ये उनकी नज्म है, बड़ी प्रसिद्ध नज्म है। उसमें एक स्टैंजा आता है, एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब। अब समय देख लीजिए किस समय में ये रचना हो रही है। पीला महताब, कहाँ तो महताब को केंद्र में रख करके पूरी जो उर्दू कल्चर है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसके सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमा करती है। धर्म के तमाम चीज़ें तय होती हैं उस चंद्रमा से। लेकिन एक महल की आड़ से और उठता हुआ पीला चांद, ये सब जो प्रतीक हैं, ये बिंब हैं, ये देखने लायक है। इन पंक्तियों में प्रतिरोध है, प्रकृति के इन पंक्तियों में। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, कि जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का सबाब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ बहशते दिल क्या करूं मैं इनका लेकर, इस चाँद को लेकर मैं क्या करूं, जो पीला है, जो जर्द है, जो बीमार है, हमारे जिंदगी के सौंदर्य में कहीं शामिल नहीं। और महल के पीछे से छुप के निकला है। महल धनवानों का प्रतीक है। फिर कहता है कि मुल्ला का अमामा और बनिए की किताब, जैसा हमें लगता है ये। तो ये देखने का उनका जो नज़रिया था वो बड़ा ही दूसरे तरीके का था। तो ये तो कुछ बात मैंने यूं ही ऐसे की कि पर्यवेक्षण शक्ति कवि की जितनी ही प्रबल होगी उतना ही कवि शक्तिशाली होगा। मजाज यदि शक्तिशाली हैं, मजाज अमर्त्य हैं पोएट्री की दुनिया में, कविता की दुनिया में, तो उनकी वो सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति है। और दूसरा लोक मंगल का विधान, लोक कल्याण का विधान, इसको लेकर के वो जो ताना बाना अपनी कविता का बुनते हैं, जिसमें मनुष्यता उनके केंद्र में होती है, ये उनके कविता की बड़ी विशेषता है। 1945 में उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, बिल्कुल स्वतंत्रता मिलने के करीब थी, बड़े आंदोलन जोरों पर थे। बोल अरी वो धरती बोल, ये आह्वान गीत है मूलतः।
उस आह्वान गीत में उन्होंने लिखा कि बिल्कुल बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। रामधारी सिंह दिनकर भी इसी आवाज में बोलते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और 45 में लिख रहे थे मजाज साहब कि बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बादल बिजली रैन अधियारी, दुख की मारी परजा सारी। बूढ़े बच्चे सब दुखिया हैं, दुखिया नर है दुखिया नारी। बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी। बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। ये जो आह्वान गीत है, इस आह्वान गीत को उस समय का युवक सड़कों पर गाते हुए निकलता था। बोल अरियो धरती बोल, कि वो आह्वान गीत है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो चमक थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जिस शिद्दत से लोग लड़ रहे थे, कि उसका एल्बम है। और वो एल्बम मजाज साहब का बनाया हुआ है। एक सरमायादारी, जो कैपिटलिज्म पूंजीवाद के विरुद्ध रचा हुआ उनका काव्य है, वो बिल्कुल देखने लायक है। उन्होंने लिखा सरमायादारी में उसकी प्रक्रियाओं के बारे में, उसके हथकंडों के बारे में, कैसे समझाता है व्यक्ति लोग को, सामान्य जन को, कि अपने हाथ में तहजीब का फानूस लेती है। तहजीब का फानूस, ये अपने हाथ में तहजीब का फानूस लेती है, मगर मजदूर के तन का लहू तक चूस लेती है। ये पूंजीवाद है। ये इंसानी बला खुद खूने इंसानी की गाहक है। बबा से बढ़ के मौलिक, मौत से बढ़कर भयंकर है। न देखे हैं बुरे इसने, न परखे हैं भले इसने। सिकंजों में जकड़कर घूंट डाले हैं गले इसने। ये और इस सरमायादारी की नज्म में लास्ट पंक्ति जो है वो इतनी आशावान पंक्ति है कि जैसे अपनी सफलता को कभी बिल्कुल सामने देख रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि अब सपने सच होने वाले हैं। और मित्रों, बड़ा कवि वही होता है जो केवल अपने समय की विसंगतियों का जिक्र नहीं करता, अपने समय के आशावाद का भी जिक्र करता है। अंततः एक घनघोर अंधेरे में, घटाटोप अंधेरे में एक चमकता हुआ तारा जरूर उसे इंगित कर देता है कि देखो वो प्रकाश आ रहा है। इस नज्म में वो जो आशा बधाई मजाज साहब ने, वो देखने लायक है कि मुबारक दोस्तों लबरेज है अब इसका पैमाना। मुबारक दोस्तों, अच्छी बात हुई है मित्रों कि अब इसका घट भर चुका है। मुबारक दोस्तों लबरेज है अब इसका पैमाना। उठाओ आंधियां कमजोर है बुनियाद एक काशाना, कि अब उठाओ। इस तरह से इसी में एक दूसरी नज्म थी जो कि उनके अपने जिंदगी के फितरत की वो थी कि रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, और लौट के वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। इस असंगत में मजाज साहब जी रहे थे, लेकिन इस असंगत में भी जो उनका एजेंडा था, जो काव्य का एजेंडा था, जो उनकी ज़िंदगी का एजेंडा था, उन्होंने उसे कभी छोड़ा नहीं। तो इसलिए मजाज साहब की जो पूरी कविता है वो इंसानियत की कविता है। उनका जो प्रेम है, जिस प्रेम के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है, उस प्रेम का एक टुकड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो प्रेम कैसा था। अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूं मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूं मैं। तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर, मुझको ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। लेकिन आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम केवल शारीरिक प्रेम नहीं है, ये शरीर और आत्मा का प्रेम मिलकर अपने बड़े वृत्त में चला जाता है।
और यही मजाज की अपनी विशेषता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि तेरे माथे पे आंचल ये बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मजाज साहब कोई सामान्य शायर नहीं थे और मजाज साहब के समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जो हम जैसे लोग हैं जिन्हें उर्दू का कम ज्ञान है, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उर्दू कवियों की सेंट्रल आइडियाज़ क्या रही हैं, किस किस समय में किस किस तरह से उन लोगों ने सोचा है। जो क्लासिक उनकी कविता है या जो समकालीन कविता है वो किन रगों से होकर बह रही है, हम जानना चाहते हैं। मजाज साहब को पढ़ते, मजाज इसीलिए मेरे महबूब शायर है कि मजाज को पढ़ते हुए हमें कहीं भी अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत नहीं आती, और जब अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत नहीं आती तो कभी लोक के धरातल पर पहुंच जाता है। कभी वही बड़ा है जो क्लासिक्स भी हो और लोक के लिए भी लिखता हो। आपकी कविताओं को यदि दूसरे लोग समझ ही न सकें तो आप कितने भी बड़े कवि हों, इसका कोई बहुत मायने और मिजाज नहीं होता। तो इन बातों के साथ कि मूलतः वो प्रेम के कवि हैं मजाज साहब, और उनका प्रेम एक व्यापक वृत्त में होकर के वो कभी देश प्रेम बन गया है, कभी वो पूंजीवाद का विरोधी बन गया है, कभी मजदूरों के समर्थन में बन गया है। तो ये जो बातें हैं वो उनको बड़ा बनाती हैं। वो जो मैं कह रहा था ना कि चित्तड़ की 1933 की एक नज़्म है मजदूर। 31 में भगत सिंह मरते हैं। भगत सिंह से 4 साल छोटे थे मजाज साहब, 4 साल छोटे थे महज, और भगत सिंह की मृत्यु तो 31 में होती है। 33 में मजदूर देखे वो लिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं देखो मजदूर दर्राते हुए, एक जुनू अंगेज लय में जाने क्या गाते हुए, सरकसी की तुंड आंधी, ये तुंड शब्द है, सरकसी की तुंड आंधी दम बदम चढ़ती हुई, हर तरफ यलगार करती, हर तरफ बढ़ती हुई, भूख के मारे हुए इंसान के फरियादों के साथ, फाका मस्तों के जिले में खाना बर्बादों के साथ ख़त्म हो जाएगा ये सरमायादारी का निज़ाम, रंग लाने को है मजदूरों का जोशो इंतकाम। इस तरह के शायर को मैं अपनी तरफ से बार बार सलाम पेश करता हूँ। पाठक तो अपने दिल में समाये हुए है मजाज को। मजाज साहब फैज़ के साथ, अली सरदार जाफरी के साथ, या और भी जो बड़े नाम इस्मत चुगताई के साथ, सिफ्त हसन के साथ, जानिसार अख्तर के साथ उनका अपना राब्ता रहा है। तो इनसे भी उनको एनर्जी मिली, क्योंकि साथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन सब को मिलाकर अपना व्यक्तित्व जो मजाज साहब ने गढ़ा, मेरा मानना है कि इतिहास में वो उन्होंने अमरता प्राप्त की है, और अभी उस अमरता की ऊर्जा ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं फिर से एक बार रजा फाउंडेशन को अपनी तरफ से आभार